मनीषा जी जीत गए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। विद्यार्थियों, जब भी कोई विद्यार्थी कोई उपलब्धि हासिल करता है तो जितनी खुशी उसके माता पिता और अध्यापकों को हो सकती है, उतनी खुशी शायद ही किसी और को हो सकती है। तो आज हमारे साथ एक विद्यार्थी है जिनका इंटरव्यू हम करने वाले हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ है कौन बनेगा करोड़पति में। उनका जो एपिसोड है वो कल 4 अक्टूबर रात को 9 बजे प्रसारित हो चुका है, और ये इंटरव्यू हम आज 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करें, एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उनका। उनका नाम है मनीषा लीलवानी जी, अजमेर से बिलोंग करते हैं। जब हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी तभी से ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने पहले नेट में सिलेक्शन लिया, JVBNL जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन लिया, स्टेनो में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया, और अब KBC में इनका सिलेक्शन हुआ है और ऑलरेडी ये काफ़ी पैसे जीत चुके हैं। तो मनीषा जी, आपको और आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मेरे परिवार की तरफ से भी आप थैंक यू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। थैंक यू। अभिषेक जी। हाँ जी। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, और मेरा नहीं है, सभी का क्वेश्चन है कि केबीसी में जाने का और वहां से अमिताभ बच्चन से मिलने का जो एक्सपीरियंस रहा वो आपका कैसा रहा? सर, जाने का एक्सपीरियंस, मैंने जब सोचा था कि ठीक है ट्राई करते हैं, यही सोच के किया था कि बहुत साल लगते हैं जाने में, क्योंकि यही सुना है, टीवी पे ही देखते आए हैं हम लोग। आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं हमें 10 साल लग गए, 20 साल की तपस्या है, 4 साल 5 साल। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई पहली बार में आ गया हो। अब पता नहीं लोग बताते नहीं है या हो जाता है, मुझे भी आइडिया नहीं था। मैंने ये सोचा ठीक है ट्राई करते हैं, अभी से ट्राई करेंगे तो पता नहीं कब नंबर लगे, कब किस्मत चमके। पर मुझे पता नहीं था इसी बार हो जाएगा। और जो भी फिर प्रोसेस था, इवन मैंने जो प्रोसीजर था वो तक पूरा नहीं पढ़ा था। मैंने बस रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था कि देखा जाएगा जो होगा। ओके। और फिर मेरे पास कॉल आई। वो IVR कॉल होती है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होती है, ऑटो जनरेटेड होती है। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऑटो जनरेटेड कॉल आती है। पहली बात तो मुझे लगा था कोई इन पर्सन ही कॉल करता होगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो या जो भी आपको करना है। मैं IVR कॉल आई तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया हुआ क्या है ये। और मैं ऑफिस में थी, तो मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, एकदम ब्लैंक हो गई। इवन एक बार कॉल आया तो मैंने कॉल तक काट दिया था कि पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, क्योंकि मनीषा जी, वो हमारे पास IVR कॉल आते हैं, हम तो समझते हैं फर्जी होगा। सेम फर्जी मैंने होगा। भी यही समझा था। क्योंकि जॉब में होते हैं तो एक तो वो क्रेडिट कार्ड लोन ले लो, यही सब कॉल्स आते हैं IVR वाले नंबर से। तो मैंने काट दिया था। फिर मेरे पास दूसरी बार उसी नंबर से आया, आफ्टर हाफ एन आवर अप्रोक्स। फिर भी मैंने सोच के उठाया, मैंने यार उठाऊं नहीं उठाऊं। फिर मैंने उठा लिया, मैंने ठीक है देखते हैं किसका है। उठा लिया तो उन्होंने बोला वेलकम टू KBC ऐसे करके, और मैं ऐसे खड़ी हो गई, मैंने शिट ये क्या है। ये तो सोचा ही नहीं था कि KBC का कॉल आता होगा। फिर वो बेसिक डिटेल्स आपसे कंफर्म करते हैं, आपका नाम नंबर, और जो भी आप ही हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज रहती हैं। उसमें भी मुझसे कुछ गलती हो गई थी तो कॉल कट गया था। पर ठीक है, लकीली वापस से कॉल आया मुझे, 2-3 दिन बाद आया फिर कॉल। हो गया वो चीज़, मैं शॉर्टलिस्ट हो गई उस प्रोसेस में। फिर कॉल आता है कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, वो भी IVR कॉल ही होती है। आपको ऑडिशन के लिए वो डेट वेन्यू टाइम जो भी है वो बस इन्फॉर्म करके और रख देते हैं। IVR कॉल अपने आप कट हो जाता है और तो आपको ऑडिशन के दिन जाना होता है। ऑडिशन में आपकी नॉलेज भी टेस्ट की जाती है, उसके अलावा एज अ पर्सनैलिटी भी आपको देखा जाता है कि आप कैसे हैं ओवरऑल। आपने अभी तक लाइफ की आपकी जर्नी क्या रही, आपका एम क्या है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, KBC पे क्यों आना चाहते हैं, और कब से ट्राई कर रहे हैं। तो वो सब कुछ वो आपसे पूछते हैं, आपसे बात करते हैं। और फिर उनकी जो आगे जो सीनियर्स होते होंगे या टीम होती है, वो आपका ये वीडियो इंटरव्यू वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, वो इंटरव्यू देखती हैं और आपको फाइनल शॉर्टलिस्ट होते हो आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। तो
ये जर्नी ऐसी रही थी जो मैं मतलब करती जा रही थी, ठीक है कि आता था कॉल, ठीक है जाना है, इस चीज के लिए जाना है, कर लेंगे, देखा जाएगा। जब तो कॉल फिर आया तो शौक ही हो गई थी तब भी मैं कि ये तो सच्ची में हो रहा है, सच में बुला रहे हैं ये लोग। अब क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना है, मतलब मैं तो ये भी सोच रही थी जाऊं कि नहीं जाऊं। पता चला मेरी वहां इंसल्ट हो गई कि ये पढ़ा तो कुछ है नहीं, यहाँ कैसे आ गई। मतलब मैं पढ़ती थी ऐसे जो नॉर्मल अपन अपनी नॉलेज के लिए जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई वीडियोस देखता है, कोई यूट्यूब। मैं यूट्यूब ज्यादा फॉलो करती हूँ शुरू से, मैं न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ती। मेरी रीडिंग हैबिट बहुत बेकार है, एकेडमिक्स छोड़ने के बाद मैंने बुक्स रीड करना छोड़ दिया है। तो मैं वीडियोस की मदद से थोड़ा अपडेटेड रहती थी, बट हाँ केबीसी के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैंने क्योंकि ये सोच के किया था कि जब तक आएगा तब तक हो जाऊंगी। बट ठीक है, शायद किस्मत को यही मंजूर था कि आप अभी जाओ और अभी ही करके आओ जो करना है। और बिल्कुल। वहाँ का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल, मैं एब्सेंट माइंडेड थी सच में। मैं खुद यहाँ पे आके वो वापस से रीलिव किया है मोमेंट। क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे, हम ट्रैवलिंग हो गई थी हमारी, बहुत हेक्टिक ट्रैवलिंग हुई, मुंबई तक जाना और वो सब। फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग शूट और बैक टू बैक शूट्स, जो भी उनका प्रोटोकॉल और जो हमें फॉलो करना रहता था। तो तो बहुत ज्यादा हमारे लिए वो, मतलब इतना हेक्टिक होने के बाद फिर हॉट सीट पे बैठ जाना और फिर जवाब देना, वो अपने आप में ही एक स्ट्रेसफुल काम था। क्योंकि हम जब घर से टीवी पे देखते हैं हमें लगता है यार क्या इतना सा आंसर क्यों नहीं दे पा रहे ये लोग। नहीं 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 इत- और उनको ना उनको ये केवल नहीं पता आंसर्स नहीं की होता। बात होती है, सामने अमित जी बैठे हुए हैं तो वैसे भी डर लगता है अपन हाँ को। आप केबीसी के सेट पे हैं। हाँ जी सर, आप हॉट थैंक सीट यू। पर बैठी हुई हैं। आपके सामने एक बहुत ही मूर्ख आदमी बैठा हुआ है, सर अलग अलग तरह के प्रश्न जो है वो पूछता रहता है। मैं लिटरली, अब अगर किसी ने थर्ड को भी देखा हो शो, तो पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मैं टॉप कर रही थी। मेरा फर्स्ट वाला आंसर नहीं, सबसे इसमें भी कम टाइम में आएंगे, इसमें हम मैंने दिया सेपरेट था। क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने देखा है आपको। हाँ इसमें हम सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे जो काफी मोटिवेटेड स्टूडेंट के लिए है। हाँ, वो एक्चुअली में मैं वो बता रही हूँ आपको कि उस टाइम और डर लगने लग गया था मुझे कि ओ माय गॉड, अब मतलब मैं हॉट सीट पे भी जा रही हूँ, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी मेंटली हॉट सीट पे जाने के लिए। मैं बैठी तो थी, खेल रही थी, पर तीसरे क्वेश्चन तक आते आते मुझे और डर लग गया था कि अगर मैं पहुंच गई तो मैं क्या करूंगी। क्योंकि मैं सेट के माहौल में ही नहीं ढल पाई थी तब तक। तो नहीं कोई इतना नहीं अमित आपने कंफ्यूजन और सब चल रहा था दिमाग में, क्या बताऊं। मनीषा लालवानी जी पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। नहीं नहीं काफी, तो मतलब कि आपके पास, आपने पहली बार अप्लाई किया, 3 बार आपके पास कॉल आए, आपने उनको भी काट दिया, उसके बावजूद आपका हॉट सीट पे सिलेक्शन हो गया। तो हाँ ये कौन। हम सब कह सकते हैं हाँ कि आपके परिवार में जो नया फैमिली मेंबर आने वाला है, जिसका नाम खुद अमिताभ बच्चन ने रखा है। बेटी होगी तो उसका नाम अवीरा रख दीजिएगा। ठीक है सर। और ये लड़का होगा तो ये कविश नाम बहुत अच्छा है, कविश। जी। तो एक उनकी मतलब कि उनके गुड लक हो आपके। हाँ सच में मुझे भी यही लगता है, मैं ये शायद उनकी किस्मत से ही हो रहा है। क्योंकि वैसे मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि सब मुझे एक बार में मिला हो। मैंने बहुत, चाहे एक छोटी सी नौकरी हो उसके लिए 3 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है। बेसिकली और जहाँ अभी से मैं आपको आई थिंक 2017 से जानता हूँ, और जहाँ से हाँ। मैं जानता हूँ वहां से आपकी किस्मत अच्छी रही है। आप अपनी किस्मत को अपने से क्यों कंपेयर करते हो, बाकियों से कंपेयर करो। आपको अपनी नहीं, बिल्कुल। किस्मत। मेरा एक्चुअली में स्टार्टिंग जर्नी ऐसे नहीं रहा था। अभी जैसे जब मैंने एग्जाम क्लियर करना स्टार्ट किया, उसके बाद से ऐसे हुआ कि मैं क्लियर करती गई, फेलियर कम देखा मतलब मैंने। और जब, लेकिन जब मैं फेल होती थी। हमारी जब 2017 में भी बात हुई थी, तब मैंने आपको हाँ पूछा था कि मतलब आपका जेआरएफ भी उस टाइम क्लियर हो गया था, जेवीएनएल भी क्लियर हो गया था, और स्टेनो भी क्लियर हो गया था हाँ 2017 वो में। बैक। हाँ, हाँ तो तो मैंने आपसे मनीषा पूछा जी, कि था। मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर किए हैं, तो आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? मतलब क्या सर, स्ट्रेटेजी रही है आपकी, नोट्स वगैरह?
सर मेरी स्ट्रैटेजी मैंने हर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए चेंज की है। मैंने यही देखा है कि लोग ना अप्रोच चेंज नहीं करते हैं। वो पेपर्स देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो नेट का भी दे रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं। अगर कॉमर्स से रिलेटेड मैं बात करूँ, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, तो वो अप्रोच चेंज नहीं करते अपनी, वो सिलेबस क्योंकि वही रहता है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम रहता है, मुश्किल से मेरे को नहीं लगता 10% का फर्क होगा। बिल्कुल लेकिन अप्रोच का बहुत ज्यादा फर्क रहता है। आपको पहले के पेपर्स थोड़े स्टडी करना, अब जैसे अभी मैं नेट जेआरएफ को फॉलो नहीं कर रही हूँ कि कैसे पेपर्स आ रहे हैं। अब मैं पुरानी अप्रोच से आपको किसी भी स्टूडेंट को एडवाइस नहीं दे सकती, बट मैं ये एडवाइस दे सकती हूँ कि आप जब भी पेपर दे रहे हैं, आप अप्रोच पहले है ना ये फाइनल करिए कि आपको पढ़ना कैसे है। मटेरियल कोई सा भी हो, किसी भी कोचिंग का हो, कहीं का भी हो, आपको ये है कि आप उसमें से क्या पढ़ना है, कितना बिल्कुल पढ़ना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं, अब जैसे मैंने जो बोल दिया वो आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आपका मेंटल लेवल अलग है, आपकी स्ट्रेंथ्स अलग हो सकती हैं। जैसे मेरी स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, और मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को जोर दूंगी। अगर आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कॉमर्स में आप बिजनेस में अच्छे हो, आप एचआर में अच्छे हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप उसको अपनी मतलब रूट बनाओ, अपना पिलर बनाओ कि मैं इन सब्जेक्ट्स पे तो इतनी कमांड है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। बाकी रहे दूसरे सब्जेक्ट जिन पे मेरे को थोड़ा कम कमांड है या मेरा इंटरेस्ट कम है, तो आप उसको थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही उसको पढ़ो मत, बट हाँ अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उनको अपनी ढाल बना के आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कॉमर्स जो नेट जेआरएफ किया वो भी मैंने क्यूरियोसिटी में ही किया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली में तो मुझे स्टेनोग्राफर ही बनना था, और पर मेरे रिजल्ट्स का है ना, एसएससी का रिजल्ट लेट ही आता है, वो ऐसा नहीं है एग्जाम दिया और आ गया। तो मुझे ये था मैं बैठ के क्या करूं, मुझे फालतू बैठना पसंद नहीं है। और मेरी फ्रेंड्स थी जो बहुत टाइम से कह रही थी यार नेट बहुत डिफिकल्ट है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, वो 2-3 सालों से ट्राई कर रही थी। मुझे ये था यार ऐसा भी क्या है नेट में जो हो नहीं रहा है, मतलब इतना कितना डिफिकल्ट होगा, ट्राई मार के देखते हैं, क्योंकि उसका तो कुछ सब्जेक्ट है वो नहीं है कि आपको डिग्री चाहिए, आपको एमकॉम हो, आप फॉर्म भरो और आप पेपर दे सकते हो। मतलब ये सबसे सही रहेगा, अभी के लिए टाइम भी यूटिलाइज होएगा और मैं थोड़ा कॉमर्स को वापस से पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था कंप्लीटली कॉमर्स को उतना पढ़ना। मैंने ये सोच के नेट का फॉर्म भरा, अब भर फॉर्म तो भर दिया, अब पढ़ना कैसे कुछ नहीं पता। सबने बोला ये जो गाइड्स आती हैं, बुक्स आती हैं, ये कोई मतलब नहीं है इनका। टीचर्स जो थे कॉलेज के उनसे एडवाइस ली, उन्होंने बोला अरे हम तो 2-3 साल पढ़ाई करके निकाला था, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं निकलेगा। सारी जो बीकॉम एमकॉम की बुक्स है ना वो सारी बैठ के पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 महीने तो कुल बचे हैं, 2 महीने में मैं क्या कर लूंगी, एक बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। यूट्यूब वगैरह फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि यार कोई तो होगा, कुछ तो मिले मुझे। फिर फाइनली सर का चैनल मिला था, तब सर के बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे आई गेस, तो मैं भी मतलब रिलाय भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं है ना, अभिषेक ओझा कौन है क्या है, मुझे ट्रस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अमाउंट था कि हाँ आपको इतना, जो भी उस टाइम पे चल रहा था, आपको ये फीस पे करनी है, आपको नोट्स डिलीवर हो जाएंगे और जो वीडियो आपको मिलेगा उसका। मेरे को ये था पैसों की बात नहीं थी, बट ये भी था कि पे तो कर दूंगी, नोट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कोई फ्रॉड तो नहीं है। मैंने मेरी फ्रेंड को भी बोला प्लीज आप अपन दोनों मिलके लेते हैं, हम स्टूडेंट होते तो हमें 1-1 रुपए हमारे लिए मैटर करता है कि यार पेरेंट्स के 700-800 भी लगेंगे तो भी हमारे लिए बहुत, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए बस। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, उसने बोला नहीं यार मैं तो खुद पढ़ूंगी। मैं मनीषा जी, ठीक है फिर। एक बार मैं आपके पॉइंट्स को सम अप करना चाहूंगा कि मनीषा जी ने क्या हाँ बातें बताई। पहली बात तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमें विश्वास जी नहीं था कि नेट होगा, फिर भी हमने क्लियर किया। हमें विश्वास ठीक है नहीं था कि जेवीबीएनएल में होगा, फिर भी हुआ। स्टेनोग्राफर में होगा या नहीं होगा, फिर भी हुआ। केबीसी का विश्वास नहीं था, फिर भी हुआ, केवल और केवल पॉजिटिविटी के कारण। पॉजिटिविटी दूसरी के बात, कारण। हम अच्छा सोचे दूसरों के बारे में। पैसे पे करके हम सोच रहे थे कि नोट्स आएंगे नहीं आएंगे, फिर भी हमने विश्वास एग्जैक्टली रखा। केबीसी से आईवीआर कॉल आया, फिर भी हमने विश्वास जताया कि वो होगा। तीसरी बात, हम हमारी अप्रोच बनाएं, हर चीज के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं।
और चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो हम भी कहते रहते हैं स्टूडेंट को, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो आपका सिलेक्शन कराता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो कमज़ोर पोर्शन है उसको उतना कर लो कि बिल्कुल कम नंबर नहीं आए, ठीक ठाक मार्क्स जी आ सर। सकें। तो अभिषेक सर के पास शायद और कुछ क्वेश्चन इन्होंने लिख रखे हैं, तो ये कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, अभी ये कंटिन्यू करने दो इनको। हाँ जी, और आप जो नहीं भी सर, मैं बताना भी चाहेंगे? सम अप अगर करूँ तो मैं यही बोलूंगी, मेनली एक तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी जर्नी में क्या लिखा है आपको नहीं पता। ऐसा नहीं है किसी का एक बार में हो गया, हो सकता है आपका 10वें बार में हो, 5वें बार में हो, बट आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। आप हार मान के बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करो तो शायद हो जाए। कोशिश तो करने वालों की कभी हार नहीं होती। एग्जैक्टली और कोशिश करो। और करने वालों की हार होती है। हाँ, अगर अब सर देखिए, अगर मैं या कोई भी, आज बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्विंग है केबीसी के लिए या किसी भी चीज के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, वो अप्लाई ही नहीं करते, लेकिन उनके दिमाग में पहले ही बैठा हुआ है कि यार हमारा तो होगा ही नहीं। सही बात है। हमारे जैसे लोग वहां कहाँ जा सकते हैं। अगर आप पहले ही ये सोच लोगे तो क्या ही जाओगे। आपने अपने बारे में पहले ही इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, और तो कुछ फिर वो बच्चे तो आपसे होगा भी नहीं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दूसरों से पूछते हैं कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली खुद ही नहीं हाँ, मानोगे तो कोई और क्यों मानेगा? कोई मेरा तो और क्यों मानेगा। ये वाली एक वाली बात मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप केवल और केवल उन्हीं बातों पे ध्यान दो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो। जैसे हाँ स्टूडेंट आपने केवल और केवल पढ़ाई करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्टूडेंट इन बातों पे जी ध्यान नहीं देते। इन बातों पे ध्यान देते कि एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब हाँ आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, इन अननेसेसरी बातों पे एग्जैक्टली ध्यान देते हैं, उनको हाँ, ओवरलोड। उनको यही रहता है वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अब जब आएगी तो तुम प्रिपेयर्ड तो रहो उस चीज के लिए। अब वो तो आ गई वैकेंसी, तो अब क्या पता वो 1 महीने में एग्जाम ले ले। और सही बात है। प्रिपरेशन आपकी, आप तैयार रहोगे तो आप झंडे गाड़ के आओगे। अब आप रेडी हो नहीं, आपने साल भर खराब कर दिया ये सोचने में कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। इससे बेटर है आप पढ़ लेते हैं उस टाइम पे। तो बेसिकली आप अपने एफर्ट्स करते रहिए। वो पता नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कब रंग लाएंगे, किसी के जल्दी किसी के लेट, पर मैंने ये देखा है कि रंग जरूर लाते हैं। बट हाँ, खुद पे विश्वास रखो। खुद के लिए अगर आप बोलोगे ना मुझसे नहीं होगा, या दूसरों की बातों पे अग्री करोगे, क्योंकि दूसरे आपको आगे बढ़ते हुए कभी नहीं देख सकते। कोई भी हो, वो आपका अच्छा से अच्छा दोस्त हो, वो देखते हैं भी ना। वो शायद आपको नीचे खींच देगा कि यार भाई छोड़ दे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, देख मैंने भी तो किया ना। तो आपको ऐसे या तो दोस्तों की संगति छोड़ दो जो आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं, और नहीं तो आगे बढ़ो। दो ही ऑप्शन है आपके पास। आप बिल्कुल। ऐसे लोगों की बात सुनो या खुद की बात सुनो। और आप अगर दूसरे लोगों की सुनोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी सफलता से केवल टीचर और पेरेंट्स को ही खुशी हो सकती है, बाकी किसी हाँ, को भी ईर्ष्या हो सकती है किसी को आपसे। नहीं होती, भाई किसी को भी नहीं होती सर। सब्जेक्ट हाँ। मतलब तो अपना जो अभिषेक जी नियर और डियर कोई वंस परिवार है। क्वेश्चन? हाँ, एक और क्वेश्चन की आपका सीएमजे के साथ जो एक्सपीरियंस रहा ना, उसको अगर आप शॉर्ट में बताना चाहो तो। हमारे पास है ना, अभी भी सीएमजे, कुछ स्टूडेंट आते रहते हैं जो बोलते हैं कि हाँ मनीषा जी ने रिकमेंड किया है। हाँ 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 हाँ, मैं बोलती, अगर मुझसे कोई कॉमर्स का कुछ पूछता है तो मैं आप ही के चैनल का नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे सच में और कोई ना चैनल पता है ना। मतलब मैंने उस टाइम, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया था, अब तो नहीं, लेकिन जब मैं खुद पढ़ना चाह रही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई चाहिए होती थी। कि ऐसा नहीं कि बस बुक्स में से रीड कर लो, वो तो मैं खुद भी कर लूंगी, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट्स चाहिए। और छोटे से, मतलब कम समय में सबसे ज्यादा क्लैरिटी मुझे अभिषेक सर के वीडियोस देखने से ही मिली थी। तो जी मैंने उस पे बेसिकली उस चीज के ट्रस्ट पे ही मैंने फिर कोर्स परचेज किया, या जो भी जर्नी उनके साथ कंटिन्यू की, और उन पे भी विश्वास किया। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हाँ आप किसी भी टीचर पे एकदम विश्वास करते हो। मैंने शायद उस टाइम 7-8 टीचर्स को फॉलो किया होगा, फिर फाइनली मैंने इन पे ट्रस्ट किया कि नहीं ये ज्यादा सही है। चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 1 का उस टाइम पे बहुत चैनल्स फॉलो किए थे तब भी मैंने, और उनमें से फिर मुझे जो पसंद आया मैंने उन्हें फॉलो किया। बट मेन जो अकाउंट्स वाला पोर्शन था, कंप्लीटली सर पे रिलाई किया था। और सर उस टाइम जितना पढ़ा पाए थे उन्होंने उतना पढ़ाया, बाकी के लेकिन उनके नोट्स इतने अच्छे थे। और मेन मैं अप्रोच समझ गई थी कि पढ़ना कैसे है।
बिल्कुल। चाहे वो मार्केटिंग हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, वो सब मैंने कुछ टॉपिक्स सर ने पढ़ाए थे, कुछ टॉपिक्स ये था कि हाँ ठीक है, अब मुझे खुद भी पढ़ना पड़ा ना, मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है। तो आपको वो चीज सीखनी है सीएम जैसे, वो आप सीख सकते हो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सारा कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो 100% सिलेबस पढ़ के बैठता है। ये आप कोई भी स्टूडेंट है वो हमेशा ध्यान में रखिए। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको 12 के 12 सब्जेक्ट अच्छे से आते होंगे, आजकल कोई भी नहीं स्टूडेंट होगा। की आजकल स्टूडेंट की एक और प्रॉब्लम है। जैसे स्टूडेंट ये हाँ मानते हैं कि मेरा तो 100% सिलेबस नहीं हुआ, रिवीजन कब करूंगा। एग्जैक्टली हाँ स्टूडेंट ये नहीं मानता कि मेरा 90% को मैं अच्छे से कर लूं हाँ तो सिलेक्शन हो कर लो, जाएगा। हो जाएगा। मेरा एग्जाम तो मैं कह रही हूँ, आप सोचिए 2 महीने में मैंने क्या पढ़ा होगा, दो बिल्कुल महीने में मैंने कितना कवर किया होगा। मैंने सिर्फ मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो ऊपर ऊपर से देख लिए थे, जैसे स्टैट्स वगैरह, क्योंकि वो वेटेज कम रहता है। आपको वही अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी अभी। इ- एग्जाम के लिए। इस टाइम पे क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, ये सब स्टूडेंट को भी थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बस बुक उठाई पढ़ना शुरू हो गए। वो सही वही है, वो बात तो गधा भी करता है घोड़ा भी करता है, भागते दोनों ही है। सही बात है। लेकिन रेस में घोड़ा जीतता है, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रैटेजी होती है, कब तेज भागना है, कब धीरे भागना है, कब क्या करना है, वो आपको पता करना पड़ेगा। और ये कभी मत करिए जैसे कि हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि या मनीषा ने या सर ने ऐसे बोल दिया ऐसे ही पढ़ना है। आपको सपोज हो सकता है वो तरीका नहीं जम रहा हो, हर किसी के लिए एक चीज सही नहीं होती है। आप अपना तरीका ढूंढिए कि अच्छा ठीक है, सर ने जो बताया मैंने करके देखा, नहीं हो रहा है मुझसे वो, तो आप अपना तरीका ढूंढिए। बहुत लोग होते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि सर ने बोला था नहीं यार सुबह अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन आपसे अगर नहीं हो रही है, आप तो अपना दिन मत बर्बाद करिए, लोग ऐसे करते हैं। पहचान है। जी, सुबह उठ जाएंगे फिर पूरा दिन खराब करेंगे नींदों में। ये तो इससे बेटर है आप अपने हिसाब से करिए जो ये आपको तो सही लग रहा है, विद टीचर्स गाइडेंस। और एक जो मैंने आपका एपिसोड देखा भी था मनीषा जी, उसमें मैंने ये हाँ देखा कि जो आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉट सीट पे जाने से पहले, 3 हाँ लेकिन आप चारों क्वेश्चन में किसी में भी टॉप नहीं आए थे, है ना? हाँ हाँ, मतलब कि सबसे चारों क्वेश्चनों में मनीषा जी ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले नहीं दिया था, लेकिन इन चारों का अगर हाँ एवरेज देखते हैं ना, तो मनीषा जी सबसे टॉप पर रही थी। तो इससे हाँ बहुत बड़ी बात मेरे को सीखने को मिलती है कि आपको ऑन एन एवरेज टॉप पे रहना है। काफी सारे स्टूडेंट हाँ आजकल क्या जी। करते हैं कि जब एग्जाम टाइम आता है ना, तब 18-20 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम वो सही बात। एफर्ट रोजाना के 7-8 घंटे पढ़ लो या 5-6 घंटे पढ़ लो, मतलब जितना भी आप निकाल सकते हो डेली बेसिस सही पे बात। निकालो। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली वो ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आप 2 दिन की पढ़ाई एक दिन में करके एक दिन गैप दे दोगे, वो जो पढ़ा लिखा है वो उसमें से आधा तो साफ हो जाएगा। तो बिल्कुल इससे बेटर है आप दिन में कितना भी जो भी आप डेडिकेट कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट को, वो आप अपने हिसाब से करिए और कंसिस्टेंटली करिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मनीषा जी, इतनी अच्छी बातें सीएमजे फैमिली को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर थैंक से यू सो मच। सीएमजे फैमिली की तरफ से और आपको आज भी क्या शुभकामनाएं। एपिसोड आने वाला है हाँ आज जी, आज भी आने वाला है, आज क्लाइमेक्स है। अच्छा, जरूर देखिएगा, तो आपके लिए, पिक्चर का क्लाइमेक्स हो जाएगा आज। तो वैसे तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, लेकिन व्यूअर्स को आज रात को पता चलेगा कि कितनी अच्छी आपकी फाइनल जर्नी रही। हाँ जी, मेन जर्नी है, मैं सबको यही कहूंगी। इवन कहीं पे भी आप केबीसी में किसी को भी देखिए, उसके अमाउंट से उसको जज मत करिए, चाहे वो 10,000 हो, 3-20 हो, करोड़ हो, कोई भी अमाउंट हो। लेकिन सच में वो जो जर्नी होती है, वो एक्सपीरियंस होता है, आपको नहीं पता होता है वो बंदा सच में वहां पे कितने स्ट्रेस में बैठा है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो और वो हॉट सीट पे बैठा हुआ हो उस टाइम पे, और हम उस टाइम घर बैठे जज कर रहे होते हैं कि ओहो इतना सा भी नहीं आता। अरे तो नहीं, हमें आप ये नहीं करना चाहिए। बड़ी बात है हमारे लिए तो। हाँ, तो आप अल्टीमेटली बस वो जर्नी एंजॉय करिए, शो एंजॉय करिए, और ऑफ कोर्स शो से सीखिए, उसमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, चाहे लाइफ बिल्कुल। लेसन्स हो, चाहे पढ़ाई का कुछ हो। बिल्कुल मनीषा जी। जेपी सर। तो मनीषा जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेसन। और हमारी यही आशा है कि ये केवल एक शुरुआत है, आप और भी नई एग्जैक्टली, ऊंचाइयों को छूते रहें।
थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, यहाँ बुलाए, मतलब वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर रहे हैं आप लोग, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर कि हाँ नहीं, चलो कुछ तो किया है लाइफ में। हमारे लिए इतना ज्यादा सम्मान की बात है कि आप इतना सफल होने के बाद भी हमें टाइम दे रहे हैं। 2 एपिसोड के बीच में टाइम निकाल करके आप यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक थैंक यू सो मच। है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट सर, आपको भी आपके चैनल के लिए। थैंक यू।